गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था जीएसटी का। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक क्रक्स या फिर जिस्ट ऑफ जीएसटी के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम जीएसटी इम्पोज करते हैं और क्या हमारी प्रोसेस है जो कि चलती है हमारे पास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो तो इसको ध्यान से कीजिए ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रात के 9 बज रहे हैं। ठीक है, और जो लोग बाद में इसकी वीडियो देखेंगे वो भी इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास में हमारी ये प्रोसेस कहां से स्टार्ट होती है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि हमारे को क्या करना है। हमारे को ये देखना है कि अगर हम गुड्स या सर्विसेज की गुड्स या सर्विसेज की अगर हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई वर्ड मैंने यूज किया था, गुड्स या सर्विसेज की या फिर दोनों की अगर हम सप्लाई देते हैं तो जीएसटी इम्पोज होता है। तो अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था कि हमें देखना होगा कि सर गुड्स क्या होती हैं, सप्लाई क्या होती है, सर्विस क्या होती है और सप्लाई क्या होती है। तो इन तीनों चीजों के ऊपर आज की क्लास में हम काफी डेप्थ में जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में उठाने वाला हूं कि सर हमारे पास में जो है वो गुड्स हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो नंबर वन में मैं यहां पे लेता हूं जी हमारे पास में गुड्स। आप लोग, अगर आप लोगों के पास लिखा हुआ है पहले से तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो मेरे साथ में लिखिएगा। गुड्स का मतलब क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, मूवेबल प्रॉपर्टीज, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर गुड्स के अंदर आती है। ठीक है, ये हम कह रहे हैं। अच्छा, ये मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कोई मेरे को बताएगा? जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? कुछ आइडिया आप लोगों को? मैं आप लोगों के विचार भी यस जानना सर। चाहता हूँ। जो ट्रांसफरेबल होती है वो। जो ट्रांसफरेबल होती है वो। अब ट्रांसफरेबल वर्ड आपने यूज किया मेरे साथ में, तो ट्रांसफरेबल किस फॉर्म में आप कहना चाहेंगी इसको, कि किस फॉर्म में ट्रांसफरेबल? सर या तो वो फिजिकल हो या फिर किसी को ओनरशिप वगैरह भी दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं पूछा मैंने आपको। आपने बोला, मैंने आपसे बात की कि मूवेबल का मतलब क्या है। और बच्चों ध्यान से समझ लेना मेरी इन बातों को। आज जिन चीजों को मैं यहाँ पे उधेड़ करके आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, यही हमारे पास में एमसीक्यू के अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को जन्म देती हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। मेरी आवाज आपकी तरफ क्लियर है और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर मैंने आपसे पूछा है कि मूवेबल गुड्स क्या है, तो आप ये कहेंगे, आपने ये बोला कि विच कैन बी मूव्ड। अगर आप लोगों ने इसको ऐसा नहीं बनाया हुआ तो मैं बोलूंगा विच कैन बी मूव्ड। ये समझने में बहुत सरल लग रहा है, उसको हम मूवेबल कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि कैन बी मूवेबल। और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये मैंने आपसे बात जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस की और आपने भी यही जवाब दिया कि जो मूव किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। अब जो आगे मैं बात कर रहा हूं वो हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट है। एज सच आप लिखेंगे इसके आगे, एज सच, दैट इज विदाउट दैट इज विदाउट डिसमेंटलिंग। ठीक है जी, तो अब ये जो वर्ड है हमारे पास में विदाउट डिसमेंटलिंग, इसका मतलब एज इट इज सेम सिचुएशन के अंदर ये ट्रांसफर हो सकता है। तो वो क्या है जी? मूवेबल एसेट है। और अगर इसकी डिसमेंटलिंग कर दी जाती है, अब यहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा डिसमेंटलिंग का मतलब क्या होता है? कोई मेरे को बताएगा इस बारे में कि डिसमेंटलिंग का मतलब क्या होता है?
सर जो उसके ओरिजिनल फॉर्म है उसको चेंज ना करें और उसी उसी चीज को वैसे ही अ, आगे एक जगह दें। से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दें। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में कोई एक ऐसी वस्तु है, कोई बहुत बड़ा सा एक कंटेनर मैं बोलूंगा। तो मेरे पास में एक कंटेनर है, ठीक है जी। और ये कंटेनर जो है, ये कंटेनर अलग अलग पार्ट्स में बना हुआ है। मतलब मान लीजिए आप इसका इस तरीके से है कि ये एक पार्ट है, फिर इसके यहां पे जोड़ आया, और इसको इधर, और फिर इसके बाद में इसको इधर जोड़ा गया। तो यहाँ पे दो ब्रेक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, अगर डिसमेंटलिंग, अगर हम इसको एज इट इज यहां से इसी दशा में जो है वो अगर लेकर के जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी, मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब यहाँ पे डिसमेंटलिंग का मतलब मैं आप लोगों को बताऊं क्या होता है। डिसमेंटलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ देना, खोल देना नहीं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं बताने जा रहा हूं अब उसको ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने इसका ये पार्ट अलग कर दिया। ये तीन पार्ट थे हमारे पास में, एक, ये दो, और ये तीन। आप आज तक क्या समझते थे कि अगर मैंने इस पार्ट को यहां से नट हटा करके अलग कर दिया है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसमेंटलिंग। जबकि ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। डिसमेंटलिंग का मतलब क्या है, डिसमेंटलिंग का मतलब ये है कि अगर ये ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, इसके बीच के ये नट्स अगर मैं हटा दूं और फिर इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाऊं, तो इसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। बोलिए, मेरी बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई है तो हाँ बोलिए, नहीं तो ना बोलिए। बताइए। मैंने सर एक एक बार बार, और बताना। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि डिसमेंटलिंग का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है जी, तोड़ना। डिसमेंटलिंग का मतलब खोलना नहीं होता। और जब मैं यहां पे बात करता हूं ना इनकी अटैचमेंट्स की, जिस वजह से ये अटैच्ड थी, ये अटैच्ड थी, ठीक है जी। अब अगर आप नॉर्मली इस सिचुएशन को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये आता है कि डिसमेंटल कैसे हो गया। अगर हमने ये दो जो इसके ज्वाइंट्स थे ये हटा दिया, तो ये क्या हो गया सर, डिसमेंटल हो गया। जबकि ये सोचना बिल्कुल गलत है। ये डिसमेंटलिंग नहीं है, ये इसके पार्ट्स को खोलना है, अलग अलग करना है। ये डिसमेंटलिंग तब होगी जब मैं इसको क्रश कर दूंगा, इसको क्रश कर दूंगा और इसको क्रश कर दूंगा। तो यहां पे अगर मैं इसको खोल करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता हूं, इवन देन ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई आपको? और इसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स की डेफिनेशन में लेते हैं। ठीक है, तो डिसमेंटलिंग का मतलब तोड़ना होता है, खोलना नहीं होता। अच्छा सर, ठीक है। अब ये बात तो यहां पे हमारे को समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है जी, एंड ग्रास। अब ऐसा क्यों लिख दिया जी सर, इंक्लूडिंग क्यों कर दिया? इंक्लूडिंग इसलिए कर दिया, इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास एंड थिंग्स, पहले पूरा लिख लेते हैं। थिंग्स अटैच टू लैंड। यानी कि कभी कभी पता क्या होता है, फसल काट के भी बेची जाती है, और कभी लहलाती हुई फसल जो है वो बेच दी जाती है, मतलब खड़ी हुई फसल ही। तो ग्रोइंग क्रॉप्स भी अगर हम बेच देते हैं, तो ये कोई डिसमेंटलिंग की वजह से ऐसा ना समझ ले। हमने इसको इसलिए इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब क्या है, हमने कहा इसके अंदर ये भी इंक्लूड है। यानी कि गुड्स सिर्फ वही नहीं है। अब देखो, मूवेबल अगर मैं बात कर रहा हूं, और मूवेबल के अंदर अगर मैं बोलूं कि ये लैंड से जुड़ी हुई फसल थी, तो तुम ये क्या कहोगे, सर ये तो इमूवेबल है, ये तो मूवेबल है ही नहीं। तो हमने इसलिए इसको वर्ड को कहां डाला, इंक्लूडिंग के अंदर डाला।
ठीक है जी, ग्रोइंग क्रॉप्स को हमने इंक्लूडिंग के अंदर डाला, यानी कि हम पढ़ने वाले को ये बताना चाहते हैं कि गुड्स के अंदर वैसे तो मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, लेकिन जहां बात होगी ग्रास की या फिर ग्रोइंग क्रॉप्स की या फिर ऐसी चीज जो कि अटैच टू लैंड है, जो कि इन्हीं की तरह की होंगी, ग्रोइंग क्रॉप्स या फिर ग्रास कुछ भी होती है, अगर हम उसको जमीन के साथ जुड़े जुड़े भी बेच देते हैं तो हम उसको भी गुड्स कहते हैं। ये बात समझ में आई? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, इसके अंदर क्या क्या और इंक्लूड है। इसके अंदर इंक्लूड है, अब हमने एंड लगाया बीच में, एंड एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, कोई बच्चा मुझसे उस दिन डाउट पूछ रहा था और मैंने उसको बताया भी था कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, तो कोई मुझे बताएगा कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है? देखो सर, मैं बताता हूं, क्योंकि आपने तो चुप्पी धार सर रखी है। जिसमें हाँ बोलिए बोलिए। सर जिसपे एक्शन लिया जा सके और एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी नहीं लगता है एक्सेप्ट लॉटरी वगैरह पे। हाँ, ये सर तो आपने हमारा बता रटा तो दिया रटाया था। ज्ञान है, जैसा सर कि आपने हमने उस बता दिन दिया था। आपको ये कोई तो जैसा कि बता हमने रहा था। उस दिन आपको मैसेज में लिखा, आपने एज इट इज उसी मैसेज को खोला और समझा दिया कि लो सर, अब बात तो सिर्फ जीएसटी की है, तो हम एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी नहीं लगाते एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। अच्छा सर आओ मैंने इसका। खोला नहीं है, मैंने अपने लर्न मेरे को याद था आपने जो बता। अच्छा अच्छा, चलो सुनो 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 मेरी बात सुनो। बहुत अच्छा, चलो अच्छी बात है, आपने याद रखा उस चीज को। अब देखो मेरी बात, अब मैंने कहा था ना, मैं उस दिन कहा था ना, फिर भी मैं इसको क्लास के अंदर खुल के समझाऊंगा। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है बेटा, एक ये हमारे एक तरीके के कंटेंजेंट एसेट है, कंटेंजेंट एसेट्स हैं। कंटेंजेंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ? विच मे और मे नॉट अराइज, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जीत भी सकता हूं और नहीं भी जीत सकता। और इसके अंदर है ना, हमारे पास में क्या आता है सर, देखो लॉटरी, लॉटरी के अंदर विनिंग हो भी सकती है, हो सकता है 10 रुपए की टिकट खरीदी है जो मैंने, उससे मैं 1 करोड़ जीत जाऊं या फिर वो 10 रुपए बर्बाद हो जाएं। हो सकता है जो मैंने बैटिंग की है, किसी घोड़े पे कोई दाव लगाया है या किसी मुर्गे पे कोई दाव लगाया है या ऊंटों की रेस में पैसा लगाया है अगर मैंने, तो हो सकता है मैं जीत भी जाऊं और ना भी जीतूं। और गैम्बलिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है, गैम्बलिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो ये तीनों क्या है? इट मे और मे नॉट अराइज, मतलब मेरी विनिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अच्छा सर, और क्या आता है एक्शनेबल क्लेम के अंदर? और एक्शनेबल क्लेम के अंदर आता है सर इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है जी, कि हो सकता है कि इंश्योरेंस क्लेम, मतलब इस साल जो है कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे लेनी पड़ भी जाए और हो सकता है ना भी लेनी पड़े। ठीक है जी, और कोई किसी भी तरीके की कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन हो सकती है, पेंडिंग लिटिगेशन हो सकती है। ठीक है जी, पेंडिंग लिटिगेशन का मतलब क्या है? कि मुकदमा जो है वो मेरे अगेंस्ट भी जा सकता है या फिर मतलब मेरे फेवर में भी आ सकता है और मेरे फेवर में नहीं भी आ सकता। और क्या है यहाँ पे? और है अनसिक्योर्ड डेट्स, अनसिक्योर्ड डेट्स। अब ये अनसिक्योर्ड डेट्स का क्या मतलब होता है? अनसिक्योर्ड डेट्स का मतलब होता है कि भाई मेरे जो डेट्स हैं वो सिक्योर्ड नहीं है, ये पैसे मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, या पे करने पड़ भी सकते हैं और नहीं भी पे करने पड़ सकते, अनसिक्योर्ड है। तो देखो, अभी बच्चे ने हमें ना ये बोला कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है सर कुछ चीजें जिसको कि करने की वजह से, जिसका कि क्लेम लेने की वजह से, उसके ऊपर एक्शन लेने की वजह से एक्शनेबल क्लेम हमें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। और लॉटरी बैटिंग बैटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर जीएसटी छोड़ करके और किसी के ऊपर नहीं लगता। ठीक है जी, ऐसा उन्होंने हमें बोला और इनको इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बोला। ठीक है, अब ऐसा है तो क्यों है, इस चीज को समझना जरूरी है। हाँ जी, तो होता दरअसल ये था कि लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग पे जीएसटी से पहले स्टेट गवर्नमेंट को,
स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था, रिसीव करती थी टैक्स, और बाकी सबके ऊपर है ना पहले भी टैक्स नहीं था, बिफोर जीएसटी नो टैक्स। ठीक है। अब जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों ने अपने कुछ कुछ टैक्सेस को छोड़ा था, तब जाकर के जीएसटी बना था। तो अब स्टेट गवर्नमेंट को क्या लगा कि सर, सोचने वाली बात है, लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर जो है वो तो हमारे को पहले स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था, लेकिन अब ये जीएसटी के दायरे में आ गए, और जीएसटी के दायरे में तब तक एक्शनेबल क्लेम को नहीं लिखा गया था, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम के अंदर ये जो चारों हैं, ये जो तीनों हैं, इनके ऊपर जीएसटी इंपोज नहीं होता था। ठीक है जी, इनके ऊपर जीएसटी इंपोज नहीं होता था। तो एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी के अंदर डाला गया, किस वजह से? इसकी वजह से, लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग की वजह से। ठीक है जी, क्योंकि इसमें अगर नहीं डाला जाता जीएसटी के अंदर इसको, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑलरेडी पहले टैक्स आ रहा था ना, वो रिकवर होकर के नहीं आता। तो हमारे पास में हमने क्या देखा कि सर, एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है? एक कंटिंजेंट एसेट है, इट मे और मे नॉट अराइज, मतलब इनकम आ भी सकती है, रेवेन्यू आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, और सिर्फ लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग को छोड़ करके बाकी किसी एक्शनेबल क्लेम के अंदर जीएसटी इंपोज नहीं होता, और इस वजह से यहां पे इसके ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं है। तो ये बात जो है आप लोगों को समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, क्योंकि इसी के अंदर से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलें आगे। और इन सब में जीएसटी नहीं है? हाँ, इन सब के ऊपर नहीं है, जो नीचे लिखे हुए जिसके ऊपर टिक लगा हुआ उसके ऊपर है। लॉटरी के ऊपर है? हाँ जी। ओके सर। अब आप ये कहेंगे सर, लॉटरी दिल्ली में तो अलाउड नहीं है, हाँ। गोवा चलें? दिखा दूं आज ही रात को। सर, बैटिंग और गैम्बलिंग का भी बताओ, ताकि हम भी जाकर के सट्टा लगाएं। देखो, ऐसा है, हमने ये बोला कि सर इसके ऊपर रूल्स एप्लीकेबल हैं। अगर लीगलाइज कर दिया जाए लॉटरी को, बैटिंग को और गैम्बलिंग को, तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि ये बस जीएसटी के दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं, बाहर भी क्या, अंदर ही खड़े हुए हैं। जिस दिन इनके ऊपर इनको लीगलाइज कर दिया गया हर जगह पे, इनके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। हमने उसके लिए प्रोविजन बना रखे हैं जीएसटी के अंदर। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलो, अब यहां हमने क्या नाम है जो देखा, वो गुड्स को देखा। ठीक है ना? तो गुड्स के अंदर हमने ये चीजें जो थी वो देखी। अच्छा, अब क्या है सर, अब ये भी बताओ कि सर्विस क्या होती है। जैसे हमने गुड्स पढ़ लिया, ये गुड्स की पूरी डेफिनेशन हमने पढ़ ली, और ऐसे ही हमारे पास में क्या होता है सर, सर्विस भी होती है। ठीक है, सर्विस भी होती है। और सर्विस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? थोड़ा सा इसको बड़ा किया जाए। हाँ जी, सर्विस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? कहता है सर सुनो, सीधी सी बात है, एनीथिंग हम ना छोड़ना नहीं चाहते थे, हम स्वागत करना चाहते थे हर चीज का, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि रेवेन्यू कलेक्ट हो। तो सर्विसेज क्या है सर? एनीथिंग अदर देन, अदर देन गुड्स। यानी कि गुड्स के अलावा जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, वो क्या है सर? सर्विसेज हैं, सर्विसेज हैं। ठीक है सर, ओके। अब इसके अंदर जैसे कि हमारी कोचिंग सर्विस आ जाती है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस आ जाती है, किसी आर्किटेक्चर पर्सन, आर्किटेक्ट की सर्विसेज आ जाती है, कोई भी कॉबलर, टेलर, किसी की भी सर्विस आ जाती है। ठीक है, और इसके अंदर हमने इंक्लूड क्या किया? इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी।
एंड सिक्योरिटी विद कंसीडरेशन। ठीक है जी। अब सर इसको मैं डिस्कस करूं इंक्लूडिंग वाले को, उससे पहले हम क्या कहते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, फिर मैं इसका जवाब आपको दूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ना गुड्स हैं ना सर्विसेज है। नीदर गुड्स, ना ही हमने इसको गुड्स की कैटेगरी में लिखा और ना ही सर्विसेज की कैटेगरी में रखा। तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? नहीं सर, लग ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। और इसके अंदर आते हैं सर हमारे पास में एक तो मनी और दूसरा सिक्योरिटी। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, अभी तो आपने मना किया। जी बिल्कुल, देखो जी, मनी यानी कि पैसा। पैसा क्या कोई चीज है? नहीं। पैसा क्या कोई सर्विस है? नहीं। सिक्योरिटी जैसे कि हमारी शेयर्स, शेयर्स भी इक्वलेंट टू मनी ही है। क्या वो गुड्स है? क्या वो चीज है? आप हाथ में ले सकते हैं उसको? नहीं। क्या वो सर्विस है? नहीं सर। तो हमारे पास में हमने इनको नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज के अंदर लिखा। हाँ सर ये बात तो ठीक लगी आपकी, लेकिन फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा ऐसा, एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी एंड सिक्योरिटी विद कंसीडरेशन। हाँ जी, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो जी, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल वन, मान लो ये मिस्टर एक्स हैं, ठीक है जी, और ये मिस्टर वाई हैं। ये मिस्टर वाई जो है ना, ये यूएसए से आए हैं और यूएसए से इंडिया में आए हैं। तो इंडिया में इनको क्या चाहिए? इंडिया में इनको चाहिए कुछ इंडियन रुपीस। तो ये क्या देते हैं मिस्टर एक्स को? मिस्टर एक्स को क्या देते हैं? कुछ यूएस डॉलर देते हैं। यूएस डॉलर दे दिए इन्होंने, और बदले में उनसे क्या ले लिए? बदले में उनसे ले लिए इंडियन रुपीस। बाहर से आए थे ये, इन्होंने रुपीस ले लिया। अब रुपीस के साथ साथ ना मिस्टर एक्स ने अपनी क्या ली होगी सर? कमीशन। कमीशन ली होगी। तो ये जो कमीशन है ना, ये कमीशन मिस्टर एक्स की क्या है सर? कंसीडरेशन है। तो जब मैं बोलता हूं ना कि मनी के ऊपर, मनी जो है भाई, यूएस डॉलर के बदले में रुपीस, मनी के बदले में मनी, ये जो है, अब आप ये मत सोचना कि 50,000 मिले होंगे, 50 लाख लिखे होंगे, क्या लिखा होगा क्या नहीं लिखा होगा। सीधी सी बात है, पैसे के बदले में पैसा आ रहा है, तो वो मनी के बदले में मनी है। वो क्या है? वो गुड्स है ना, वो सर्विस है। तो जब मैंने बोला कि नीदर गुड्स नॉट सर्विसेज, तो उसके अंदर मनी के अंदर यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस दोनों आ गए। लेकिन जब मैं बात करता हूं ना कमीशन की, तो कमीशन का मतलब है कंसीडरेशन। अब इस कमीशन के ऊपर जीएसटी जो है वो इंपोज हो जाएगा। जीएसटी शैल बी इम्पोज। ये बात समझ में आई? तो ये क्या थी? एक्टिविटी रिलेटेड टू मनी। ये किसका एग्जांपल था? एक्टिविटीज, एक्टिविटी रिलेटेड टू मनी। अच्छा सर, और क्या है? और है सर एक ऐसा ही एग्जांपल आप लोगों के लिए, एग्जांपल नंबर 2। अब की बार क्या हुआ, आप, ये थे हमारे प्यारे मिस्टर एक्स, और ये एक कंपनी। अब कंपनी को पर्सन की शक्ल नहीं देते हम कुछ इस तरीके की शक्ल दे देते हैं, और इसका नाम था एंजल ब्रोकिंग। ये शेयर मार्केट में डील करती है। और यहां पे एक पर्सन थे जी, मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने एंजल ब्रोकिंग के थ्रू मिस्टर एक्स को क्या दिए? शेयर्स ट्रांसफर किए। शेयर्स। तो
मैं सिक्योरिटीज ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसके ऊपर तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, जीएसटी नहीं लगेगा। तो शेयर्स के ऊपर नो जीएसटी। लेकिन ये ट्रांसफर करने के लिए एंजल ब्रोकिंग ने जो कमीशन ली ना, इस कमीशन के ऊपर जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये मैंने क्या बोला, ये एग्जांपल था एक्टिविटी रिलेटेड टू सिक्योरिटीज, यानी कि शेयर्स पे खुद से जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग रहा है सर। लेकिन एंजल ब्रोकिंग ने जो कमीशन ली है ना, उसके ऊपर जो है कमीशन के ऊपर वो जीएसटी चार्ज कर सकता है। ठीक है जी, ओके, ये बात ध्यान रहेगी। तो ये जो 5 लाख का शेयर था, इस 5 लाख के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन हाँ जो कमीशन रिसीव की गई है उसके ऊपर लगेगा। तो इस तरीके से हमने अभी तक क्या देखा, अभी तक हमने देख लिया सर गुड्स क्या होती है, सर्विस क्या होती है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ना कि गुड्स हैं और ना ही सर्विस है। तो ये हमारा पहला पड़ाव जो है वो पूरा हो जाता है चेक करने का कि क्या हमारे पास में गुड्स हैं और क्या हमारे पास में सर्विस है। और अब हमारे को नेक्स्ट अपनी चीज देखनी है सप्लाई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सप्लाई अपने पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो अपने नाक कान आंख सब कुछ खोल करके जो है उस चीज को समझना कि सर एग्जैक्टली ये सप्लाई जो है ये है क्या और इसके अंदर काम किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं सर। हमने इस तरीके से एरो बनाया, ठीक, और फिर फर्दर 2 एरो और बना दिए, ठीक। अच्छा जी, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला सर सप्लाई के अंदर क्या आता है, सप्लाई के अंदर आता है सर फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज। एक्टिविटीज आर सप्लाई। ये जो एक्टिविटीज हैं ये सप्लाई हैं इफ फॉर ए कंसीडरेशन। ठीक है जी, और फॉलोइंग आर द सप्लाईज, ये जो है ये सप्लाई है इवन इफ नो कंसीडरेशन। यानी कि हमने क्या बोला, भाई आप बदले में हमें कुछ दें या ना दें, हम तब भी इसको सप्लाई मानेंगे। दूसरे पार्ट में हमने बोला, ठीक है जी, और पहले वाले में क्या बोला, भाई सप्लाई हम तभी मानेंगे जब बीच में कंसीडरेशन। ठीक है, ओके। और आप लोगों को तो ये सब कुछ पता ही है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो आप बस मेरे सवालों का जवाब देते रहना, क्योंकि आप लोग भी कॉन्फिडेंट है कि आपको आता है और मैं भी कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोगों को आता है। ठीक है ना, तो आप इसको ना एज अ चैलेंज ही लीजिएगा, मेरे जो क्वेश्चन होंगे उसका आप जवाब दीजिए। ठीक है, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, हर तरीके की सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स या फिर किसकी, सर्विस की, सर्विसेज की, सच एज नंबर 1 सेल। भाई सेल क्या होता है, मुझे नहीं पता। सर सेल क्या होता है आपको नहीं पता, हाँ बेटा नहीं पता। सर सेल का मतलब होता है जब हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को हम सेल कहते हैं। यानी कि आपको मैंने चीज ट्रांसफर कर दी, ओनरशिप साथ में ट्रांसफर कर दिया, वो क्या है सर, सेल है। अच्छा सर, एक्सचेंज, सर एक्सचेंज क्या होता है जरा बताना, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी चैलेंज किया था।
एक्सचेंज क्या होता है जरा बताना थोड़ा, क्या होता है सर? और साथ ही साथ मेरे को बता देना क्या कि सर बार्टर क्या होता है? बोलो बोलो, सोते हुए मेरे परिंदों। हेलो। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? हेलो। सर ये बार्टर सिस्टम सर। हाँ जी। सर बार्टर सिस्टम ये होता है कि हम ना मनी कुछ चीज लेते हैं और काइंड में कुछ चीज दे देते हैं, हाँ। कंसिडरेशन काइंड में होती है। हम्म। वही होता है बार्टर सिस्टम। हेलो। मतलब हाँ हाँ बोलो, बाकी दूसरा बच्चा बोले। ये सर सर बार्टर सिस्टम मतलब कमोडिटी के बदले कमोडिटी ऑफर करना और एक्सचेंज में कमोडिटी के बदले कमोडिटी प्लस मनी। अच्छा, ऐसा मतलब, ओके ओके। और और भी कोई है क्या मेरा बच्चा? सर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मतलब सर्विसेज। इसके बदले, हाँ सर, कुछ भी गुड्स के बदले हम या तो सर्विस ले रहे हैं या दे रहे हैं, हाँ, और काइंड में हो रहा है या कुछ भी चीज है, बट कैश नहीं आ रहा है। कैश नहीं आ रहा, बिल्कुल सर, बस कैश नहीं आ रहा। अब देखो आप ना, एक एग्जांपल लेता हूं और तुम लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। ये ना एक एक्सचेंज ऑफर निकला। हम ना हमेशा ना बार्टर बार्टर ऑफर नहीं कहते, कभी भी तुमने सुना होगा एक्सचेंज ऑफर होती है। मान लो एक कंपनी है मारुति, ठीक है? मारुति सुजुकी क्या कहती है तुम्हारे को? मारुति सुजुकी कहती है कि सर आप ना एक कार लेकर के आओ। अब जरा ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि मैं पूछने वाला हूं तुम लोगों से, ठीक है ना? तो जरा बताना मुझे, मेरे को थोड़ी सी कम नॉलेज है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ, तो एक ना कार है, ठीक है जी, एक कार कंपनी है, इसने ना आपको क्या किया, ये मिस्टर एक्स को डिलीवरी दी, किसकी? कार की। ठीक है सर, कार दे दी। तो ये तो आ गया किसकी डेफिनेशन में? सेल की डेफिनेशन में, जो कि हम कर चुके हैं, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। लेकिन अब की बार क्या हुआ, मिस्टर एक्स कहते हैं कि सर मेरे पास भी एक कार है आपको देने के लिए। मारुति ने कहा हाँ हाँ, हमारे पास में तो जो है वो एक ऑफर भी चल रहा है, जिसको कि हम एक्सचेंज ऑफर कहते हैं। तो पुरानी कार जो थी, इन्होंने इनको दी कितने में? 5 लाख रुपए में, और साथ में 3 लाख रुपए और दिए। ठीक है जी, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? ओल्ड कार की 5 लाख रुपए, और साथ में कैश भी दिया, कैश दिया या बैंक दिया, जो भी कुछ मान लो। ठीक है, ये दिया 8 लाख। और ये जो नई कार की वैल्यू थी, ये कितनी थी? 8 लाख रुपए थी। तो इसको हम कहते हैं क्या? एक्सचेंज ऑफर। इसको हम कहते हैं एक्सचेंज। और एक्सचेंज के अंदर क्या होता है? कार तो आती ही है, साथ में कैश भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है ना? तो यहां पे ना हम वैल्यूएशन की बात कर रहे होते हैं, यहां पे हम वैल्यूएशन की बात कर रहे होते हैं, यानी कि यहां पे इन टर्म्स ऑफ मनी या फेयर मार्केट वैल्यू, हिसाब किताब की बात होती है। तो एक टर्म बीच में आती है, जिससे कि आप इसको पहचान सकोगे कि सर हिसाब किताब हो रहा है, हिसाब किताब हो रहा है। यानी कि अगर कहीं पे आपको हिसाब किताब दिखाई दे जाए, तो वो बार्टर नहीं है, वो एक्सचेंज सिस्टम है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, और आपने जो बताया था वो भी सही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर ये जीएसटी किस पे लगेगा? जीएसटी इम्पोज होगा किसके ऊपर? जल्दी से बता दो। क्या ये इम्पोज होगा 8 लाख पे? क्या ये इम्पोज होगा 5 लाख पे? या ये इम्पोज होगा 5 + 3 लाख पे? बोलो सर, जल्दी से बता दो। अगर आप कहते हो कि एक्सचेंज को हमने सप्लाई माना है, तो जीएसटी किस वैल्यू के ऊपर इम्पोज होना चाहिए? यही आपका एमसीक्यू आने वाला है, लिखा हुआ है, पूछो और बताओ। और इसी को हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। जल्दी से बताओ, ऐसे ही पूरे छोटी छोटी पूरे बातें। पर लगेगा सर, पूरे 8 लाख पर। पूरे 8 लाख पे लगना चाहिए, क्योंकि सर यहाँ पे रिसिपेंट कौन है? यहाँ पे रिसिपेंट है सर मिस्टर एक्स। ठीक है जी, यहाँ पे सप्लायर कौन है? सर मारुति सुजुकी। ठीक है जी, और इसको हमने सप्लाई माना है, और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितनी है सर? 8 लाख रुपए। क्या ये टैक्सेबल वैल्यू एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर आती है? सर ये क्या होता है भाई? एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है
जिसको कि हमने छूट दे रखी है, हमने सप्लाई ही नहीं माना हुआ, तो क्या ये एग्जम्प्ट सप्लाई है? आंसर इज नो। तो सर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा किस पे? 8 लाख रुपए पे। अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ गई और दिमाग में बैठ गई कि एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। एक्सचेंज का मतलब होता है सर ओल्ड ओल्ड प्रॉपर्टी या फिर ओल्ड गुड्स, ठीक है, और प्लस मनी। अब बार्टर का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पे मनी इंक्लूड नहीं होती, यानी कि जिन चीजों के अंदर आपको हिसाब किताब गायब दिखता है, बातचीत नहीं होती हिसाब किताब की, वहां क्या होता है? अच्छा, मैं इसको यहां से हटाता नहीं हूं, मैं यहाँ पे लिखा ही रहने देता हूं, ठीक है जी। हिसाब किताब, वैल्यूएशन नहीं होती। जैसे सोच करके देखो, ये हमारे भाई साहब हैरिस भाई साहब है, हैरिस भाई साहब, ठीक है, ये हैरिस भाई साहब, इनके सींग ऊपर की तरफ। अब इन्होंने एक सुंदर सी लड़की को प्रपोजल दिया, 14 फरवरी को देने वाले। तो ये कहते हैं सर कि मैं तुम्हें अपना दिल देना चाहता हूं, तुम भी मुझे अपना दिल दे दो। तो अब क्या इन दोनों के दिलों को बांटा जाएगा, आंका जाएगा कि सर इसका दिल जो है वो 2 किलो का है और इसका दिल जो है वो 100 ग्राम का है? नहीं सर, बस यहां पे तो क्या दिया जाएगा सर? एक है वैल्यू दिल और दूसरी वैल्यू है दिल, ना ही यहां पे हिसाब किताब की बात होगी, ना ही कोई और बात होगी। तो ये क्या है सर? बार्टर सिस्टम है, यानी कि यहां पे क्या है? नो वैल्यूएशन, नो वैल्यूएशन, ठीक है जी। ओके, तो चीजों को जब हम अदला बदली कर लेते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं सर? सप्लाई कहते हैं। ये मजाक की बात है, ये लिख मत देना कहीं तुम पेपर में कि मैं मेरा दिल दूंगा अगर किसी लड़की को, तो उसको हम बार्टर कहेंगे, जीएसटी इम्पोज हो जाएगा, ऐसा मत लिख देना, ठीक है। ये केवल मजाक की बात है कि जहां वैल्यूएशन नहीं होती। अब देखो ये मिटने में भी, इरेज होने सर में भी वैसे कितना, भी ये सच तो है नहीं, ये सच हम नहीं नहीं है। लिखेंगे। हाँ, ये सच नहीं है, ये सब मोह माया की बातें हैं, सब बेकार है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अच्छा सर, चलो, हमें पता तो लग गया ना कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। अच्छा सर, आगे चलते। अब बार्टर के अंदर क्या के बाद क्या है हमारे पास में? लाइसेंस है, ठीक है जी, लाइसेंस। अब सर लाइसेंस का मतलब क्या होता है? लाइसेंस का मतलब ये होता है कि मान लो जैसे किसी तरीके का कोई लाइसेंस इशू कर दिया जाए, इसको भी हम सप्लाई कहते हैं। जैसे मान लो कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने किसी प्राइवेट ऑपरेटर को बोला, किसी प्राइवेट ऑपरेटर को बोला कि आप कनॉट प्लेस से लेकर के, कनॉट प्लेस से लेकर के और जनकपुरी तक आप एक बस सर्विस दे सकते हैं। प्राइवेट ऑपरेटर को लाइसेंस किसने दिया? अपने दम पे डीटीसी ने। तो ये जो लाइसेंस दिया गया है प्राइवेट ऑपरेटर को, इसको भी हम सप्लाई के दायरे में लेकर के आते हैं, ठीक है जी। इसको भी हम सप्लाई बोलते हैं, ठीक है सर। अच्छा, और फिर हम बोलते हैं सर लीज। लीज का मतलब क्या होता है? लीज का मतलब हो जाता है सर किराए पे ले लेना किसी भी तरीके को। हाँ सर, जो लीज है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि यहां पे जो है वो ओनरशिप नहीं है, चेंज नहीं हुई, ओनरशिप चेंज नहीं हुई, सिर्फ राइट टू यूज ट्रांसफर हुए, ठीक है जी। तो सप्लाई ऑफ सर्विस है वेयर ओनरशिप नॉट ट्रांसफर्ड, बट थिंग्स ट्रांसफर्ड फॉर यूज ओनली, यानी कि सिर्फ यूज करने के लिए दी जाती हैं और थोड़े टाइम बाद ये चीज हमारे पास में आ जाएगी। अच्छा सर, और क्या है हमारे पास में? सर डिस्पोजल।
डिस्पोजल का मतलब क्या होगा? डिस्पोजल को कैसे हमने सप्लाई मान लिया? भाई मानो ये हमारे पास में हमारी एक फैक्ट्री है, ठीक है, और फैक्ट्री में से ना दो प्रोडक्ट निकलते हैं, दो चीजें निकलती हैं। एक तो मेन प्रोडक्ट, ठीक है, जिसका कि हम बिजनेस करते हैं, ठीक है जी, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर हम लेकर के आते हैं इसको। और एक होता है वेस्ट मटेरियल, वेस्टेज या फिर वेस्ट मटेरियल। अब वेस्ट मटेरियल को ना हम डिस्पोजल की डेफिनेशन के अंदर ले आते हैं, ठीक है। अब वेस्ट मटेरियल है, तो वेस्ट मटेरियल जो है, जैसे कि आप लोगों ने कॉस्टिंग वाले सर ने आपको एग्जांपल दिया होगा कि सर हम जो है वो कुछ जूस पैक करते हैं गन्ने का, और गन्ने का भूसा हमारे पास में बच जाता है, तो जो गत्ता बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो उससे हमें उसको खरीद करके ले जाती हैं जो भूसा होता है। ऐसा कोई एग्जांपल आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में उन्होंने दिया होगा, और ऐसा होता भी है, ठीक है जी। तो मैं भी उसी एग्जांपल को ले लेता हूं कि हमारी जो फैक्ट्री थी वो गन्ने का रस पैक करती थी, तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? गन्ने का जूस, ठीक है जी। और वेस्ट मटेरियल हमारा क्या हो गया? वो मटेरियल जो कि भूसा है। अब कोई दूसरा पर्सन है जिसके लिए ये जो है ये रॉ मटेरियल है, तो मैंने इसको दे दिया, मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, मैंने कहा जाओ ले जाओ मेरे वेस्ट मटेरियल को, और बदले में उसने मुझे पैसे दे दिए, अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, कंसीडरेशन दे दी। तो अब क्या ये डिस्पोज ऑफ करना वेस्ट मटेरियल को, ये मेरा मेन बिजनेस था? क्या मैं कबाड़ी था? नहीं सर। लेकिन फिर भी हमने बोला कि ये डिस्पोजल जो है, ये जो डिस्पोजल है ये किस वजह से हुआ है? ये डिस्पोजल आपकी बिजनेस एक्टिविटी की वजह से हुआ है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है ना बच्चों, वेस्ट मटेरियल जिसको कि हम डिस्पोजल कहते हैं, ये है ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी। देयरफॉर जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल। बात समझ में आई? जीएसटी एप्लीकेबल होगा एंड देयरफॉर इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है जी, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ऑल्दो ये हमारा मेन बिजनेस नहीं था, ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला? ये छह चीजें जो हैं, ये जो छह चीजें हमने देखी, ये जो छह चीजें देखी हमने, ये हमारी क्या है? ये हमारी कंसीडरेशन को ले करके, कंसीडरेशन को ले करके जो है वो की गई है, ठीक है। और अब ये छह चीजों के नीचे मैं लिख देता हूं, कंसीडरेशन लेके तो लिखी दी गई है, वो तो है ही सच। और यहां पे मैं लिख देता हूं मेड और टू बी मेड, मतलब दी गई है या फिर दी जाएगी, मेड और टू बी मेड, पहले लिखिए मेरे साथ में, इन द कोर्स ऑफ, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। यानी कि इसको हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में बेचा है, या फिर हमारा यही काम था बिजनेस करने का, मतलब इसको हमने बिजनेस की वजह से मेन एक्टिविटी या फिर सबऑर्डिनेट एक्टिविटी की तरह से जो है वो सप्लाई को दिया है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे को समझ में आ गया कि ये जो छह चीजें हमने बोली, ये हमारे पास में कंसीडरेशन लेकर के बिजनेस के अंदर या फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में भी हो सकती हैं। अब हम करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे? सप्लाई माना गया है, चाहे यहां पे हमारे पास कंसीडरेशन जो है वो गायब हो तब भी, ठीक है। तो इसको जरा यहां से हटाते हैं,
ठीक, अच्छा जी। और आ जाओ सर, सप्लाई इवन इफ नो कंसीडरेशन। देखो सर, समझो, इसके अंदर मैं क्या लिखने वाला हूं, सप्लाई, पहले लिखो मेरे साथ में, ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन बिटवीन रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्सन। और यहां पे लिख लेना, दैट इज स्टॉक ट्रांसफर। यानी कि एक ब्रांच से दूसरी जगह पे जाने। अब मेरे बच्चों, जरा मेरे को बताओ, जरा मेरे को ये बताओ कि हमारे पास में ऐसी, ये जो मैंने वर्ड बोला डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन, इसका मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन तो आप समझा ही देंगे कि हाँ सर, जैसे कि हमारा अगर कंपनी है तो उसका जो डायरेक्टर हुआ वो हमारा रिलेटेड पर्सन हुआ। ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, नहीं बताओगे? बोलो, अरे कुछ तो बोलो, चाहे सही बोलो या गलत बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं सर, हमें शर्म आ रही है बोलने में। चलो जी, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है? देखो सर, मान लीजिए मैं एक दिल्ली का रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मेरा बिजनेस, अब ये जो रजिस्टर्ड पर्सन हूं, ये पैन कार्ड बेस्ड, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। ये आपको रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पता लगेगा, जीएसटी के अंदर पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। पैन कार्ड मिलता है ना हमारे को, ठीक है जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसके ऊपर ही बेस्ड होता है। तो मैं दिल्ली के अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, अब मैंने वेस्ट बंगाल में भी अपना एक ब्रांच खोला और यहां पे भी मैंने सेम पैन बेस्ड, भाई पैन कार्ड तो मेरा सेम ही होगा, सेम पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन कराया। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया ही था कि अगर एक से ज्यादा जगह पे जो है वो ऑफिसेस खोलता हूं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी, ठीक है जी, जिसका कि अपना एक लेजिस्लेचर है, और वेस्ट बंगाल जो कि एक सेपरेट स्टेट है, दोनों के अंदर मैंने खोला। तो सेम पैन बेस्ड के ऊपर अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमारे डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह पे, दिल्ली से अगर मैंने वेस्ट बंगाल में स्टॉक ट्रांसफर किया है, स्टॉक ट्रांसफर किया है मतलब मैंने सामान को बोला है, मैंने कहा जा और वेस्ट बंगाल में जाकर के पिक, तो यहां पे हम क्या कहते हैं, स्टॉक ट्रांसफर को के अंदर चाहे कंसीडरेशन अभी नहीं है मेरे पास में, दिल्ली से वेस्ट बंगाल में जा रही है चीज, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है जी, और यहां पे कंसीडरेशन है नहीं, फिर भी हम इसको क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। सर फिर इसके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा? भाई वो जीएसटी जैसे इंपोज होगा वो हम देखेंगे उस टाइम पे, ठीक है, जब मैं इस चीज को डेप्थ में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जहां जहां पे कुछ चीजें एक्सेप्शनली आती रहती है ना, वहां पे मैं इस चीज को रोकता रहूंगा, क्योंकि गलत बोलने से बढ़िया है उस चीज के ऊपर चुप रहो। और अभी पूरा समय इसका आया नहीं है इसके बारे में बोलने का कि सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के अंदर क्या होता है, और अगर नॉर्मल पर्सन से होता है तो क्या होता है, तो इसके बारे में भी चुप्पी साधना ही ठीक है। बस अभी हम सप्लाई की बात कर रहे हैं,
तो मैंने आप लोगों को क्या बोला सर, स्टॉक ट्रांसफर जो है डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर होता है तो हम इसको सप्लाई मानते हैं, इवन इफ देयर इज नो कंसीडरेशन। ठीक है सर, ओके। अच्छा, ये तो थी स्टॉक ट्रांसफर की बात, ये तो थी स्टॉक ट्रांसफर की बात। और मैं एक बात और बोल देता हूं कि हमारे पास में सप्लाई माना जाता है परमानेंट, नंबर 2। अब इसको नंबर 2 डाल देना, ऊपर वाले को नंबर 1 डाल लो। ठीक, नंबर 2, कंसीडरेशन ना हो तब भी परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। इसको भी हमने सप्लाई माना, चाहे मैं आपसे कोई कंसीडरेशन रिसीव करूं या ना करूं। ठीक है जी, तो कंसीडरेशन अगर रिसीव की है या नहीं की है, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया मैंने, अपना बिजनेस आपको दे दिया, बिजनेस एसेट आपको दे दिए, चाहे चैरिटी के वे में दिए चाहे किसी भी तरीके से दिए, तो हम उसको कहते हैं चाहे वहां पे कंसीडरेशन हो या ना हो। अब कंसीडरेशन अगर होगा तो वो सप्लाई माना ही जाएगा, दिख ही रहा है। और अगर बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है जी, और इसका आईटीसी जो क्लेम किया था वो भी रिवर्स कर दिया है मैंने, ठीक है, तो इसको हम सप्लाई मानेंगे। ठीक है जी, इसको हम सप्लाई मानेंगे। अच्छा जी, और देखो जी नंबर 3, कंसीडरेशन ना होने पे भी हम सप्लाई मान रहे हैं। और उसका तीसरा नंबर आप लिखिएगा यहां पे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन फ्रॉम ए related person from a related person or from any of his other establishment, मैं EST करके छोड़ रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, और ये फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है सर, अब देखो सुनो और समझो, क्या था कि यहां पे ये मिस्टर एक्स थे, ये कहां थे, इंडिया में। ठीक है जी, और बाहर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, बाहर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको कोई सर्विसेज दी। मैं बात गुड्स की नहीं कर रहा, सर्विसेज की कर रहा हूं। ठीक है जी, और ये जो मिस्टर एक्स थे इन्होंने इंपोर्ट किया सर्विस को इंडिया में, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसके ये रिलेटेड पर्सन थे। ठीक है जी, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिस्टर एक्स वॉज रिलेटेड पर्सन, मतलब ये खुद रिलेटेड पर्सन थे, और इन्होंने क्या किया सर, सर्विसेज को इंपोर्ट किया, सर्विसेज को इंपोर्ट किया। ठीक है सर, ओके डन, ये बात सही है। और इन्होंने यहां पे जो इनका इंडिया में था बिजनेस, अब यहां पे इंडिया में ना इन्होंने सर्विस को इंपोर्ट किया और अपने बिजनेस के अंदर लगा लिया। जैसे कि मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन कोई एसी सप्लाई करती है, और एसी सप्लाई किया, और एसी से रिलेटेड कोई टेक्निकल जानकारी की सर्विस जो थी इन्होंने अपने एसी को फिक्स करने में लगाई, या फिर कोई सॉफ्टवेयर ही था, मान लो एसी को छोड़ो सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज एक ऑर्गेनाइजेशन से इंपोर्ट करके, उस ऑर्गेनाइजेशन में ये रिलेटेड पर्सन थे, इन्होंने क्या किया, अपने उस बिजनेस में यूज कर लिया, पर्सनली यूज नहीं किया, बिजनेस में यूज कर लिया। ठीक है सर, इस सॉफ्टवेयर को तो हम क्या कहते हैं सर, इसको भी हमने, इन सर्विसेज को भी हमने सप्लाई की डेफिनेशन में रखा है।
बाहर से अगर आप कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं, ठीक है जी, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जिसके आप रिलेटेड पर्सन हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस में रिलेटेड पर्सन है, उनसे आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं और उन सर्विसेज को अपने बिजनेस में लगा लेते हैं, तो सर इसको भी हमने सप्लाई की डेफिनेशन में माना है और ये सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। अच्छा सर, और चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, 3 हमने लिखे। फोर्थ नंबर, एजेंसी एक्टिविटीज। एजेंसी समझते हैं ना आप? एजेंसी एक्टिविटीज, ठीक है जी। और इसके अंदर आप लिखिएगा मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है जी। यानी कि हम ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर देखो, जैसे अभी ऊपर क्या हुआ था, ब्रांच के अंदर स्टॉक ट्रांसफर हुआ था ना, दिल्ली की में हेड ऑफिस था हमारा, हमने वेस्ट बंगाल में एक ब्रांच खोली थी, स्टॉक ट्रांसफर किया था। तो हो सकता है वो हमारी ब्रांच भी हो, वो हमारी एजेंसी भी हो। अगर हम ये कहते हैं प्रिंसिपल और एजेंट के अंदर कोई जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स की जाती है, अब इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम सप्लाई चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, कि इनवॉइसेस वो अपने नाम पे इशू कर सकता है या नहीं कर सकता, ऐसे करके है। अभी तो हम यहाँ पे एक कहते हैं ना हेलीकॉप्टर व्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो एजेंसी सर्विसेज जो है, एजेंसी एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर अगर हम मूवमेंट ऑफ गुड्स करते हैं बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू सम सर्टेन कंडीशंस, तो हम क्या कहते हैं, उसको भी सप्लाई कहते हैं। ठीक है जी, मूवमेंट ऑफ गुड्स को बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। अच्छा जी, अब सुनो एक और बात, क्योंकि यहां पे बात आई थी ना इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, तो मेरा ख्याल है यहां पे जो मेरे पास में मैंने ये 6 पॉइंट कवर किए थे ना आपके पास, ये 6 पॉइंट फॉर कंसीडरेशन वाला, जिसमें कि कंसीडरेशन होती है, इसके अंदर एक चीज और एक और चीज एडिशन हुई है जो कि हमारी अमेंडमेंट भी है, तो इसको हमें लिख लेना चाहिए। तो ये यहाँ पे तुमने 6 पॉइंट लिखे थे पहले वाले में जहां पे कंसीडरेशन होता है, उसके अंदर है ना, अब एक चीज और लिखो, 2 चीजें एक्चुअली और लिखो। सर वहाँ क्या? जगह नहीं बची है बिल्कुल भी, एक जगह लाइन का, के लिए। जगह का तो आपका है, देखो चाहे कनेक्टर लगा दो यहाँ पे, लेकिन ये लिखना जरूरी है बंधु, लिखे बिना काम नहीं चलेगा। तो लिखो, और ये अमेंडमेंट भी है और आप लोगों के एप्लीकेबल भी है, तो आप लोग इसको लिखिएगा। अमेंडमेंट दूसरे नंबर पे बता रहा हूं, पहले जो आपको मालूम है वो बता रहा हूं। ठीक है जी। तो हमने बोला था ना कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऊपर वाली ये 6 एक्टिविटीज मैंने क्या बोली थी, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, लीज, डिस्पोजल, ये तो होनी चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि कोई भी कोर्स या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर हो। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये हमने क्या कहा था, नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स, या फिर इसको बिजनेस हो भी सकता है और ऑर्डिनरी कोर्स भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज की बात कर रहा हूं, इसके अलावा तो ये 7वां नंबर नहीं है। 6 जो चीजें मैंने ऊपर बताई हैं, ये ऑर्डिनरी कोर्स या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर हो सकता है, जबकि यहां पे हम क्या कहते हैं जी, इंपोर्टेशन। और ऊपर जो आप चीजें देखोगे ना, वो बिजनेस के अंदर ही होती हैं ज्यादातर। ठीक है। तो यहां पे लिखना इंपोर्टेशन, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। ठीक है। और यहां पे विद इन ब्रैकेट लिखना तुम, चाहे ये बिजनेस पर्पस के लिए हो, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, चाहे ये पर्सनल हो। ठीक है। और ये ऐसा है, हो ही नहीं सकता कि इसमें से आपको क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो ध्यान से सुनना, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के बाद में मैं अमेंडमेंट बताऊंगा। अभी एक और अमेंडमेंट है जिसके अंदर की हमने एडिशन किया गया। अच्छा सर, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, ठीक है।
किसी पर्सन ने कोई सर्विस इंपोर्ट की बाहर से, ठीक है सर, अब वो उसने बिजनेस पर्पस के लिए किया हो या पर्सनली अपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया हो, यानी कि ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो भी सकता है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी हो सकता, पर्सनली भी आपने यूज करने के लिए ली हो, तो भी क्या है ये जीएसटी, इसको हमने सप्लाई माना है और इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। जैसे मानो, ध्यान से समझना दोनों एग्जांपल को। एग्जांपल नंबर 1, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। पहले मेरी क्लासेस का नाम था दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन, ठीक है सर, और मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं टैक्सेशन की क्लासेस दे रहा हूं, मैं आपको टैक्सेशन की क्लासेस दे रहा हूं, ठीक है सर, मैंने आपको टैक्सेशन की क्लासेस दी और आप हैं मेरे स्टूडेंट, ठीक है, ये तो मैं खुद दे रहा हूं आपको सर्विस, तो इसके अंदर कोई इंपोर्टेशन की बात नहीं हो रही, इंपोर्ट करने की बात नहीं हो रही, ठीक है, तो ये मैंने खुद ही आपको पढ़ाया। अब यहां पे ना एक मिस्टर एक्स थे, ये मिस्टर एक्स थे, ये थे टीचर, टीचर ऑफ कॉस्टिंग लगा लो, कॉस्ट अकाउंटिंग के टीचर थे, और मैंने बोला, मैंने कहा सर क्या आप मेरे थ्रू, मेरे ऐप के थ्रू मेरे बच्चों तक अपनी सर्विसेज देंगे, यानी कि मैंने, ये जो मिस्टर एक्स थे ये कहां बैठे हुए थे, यूएसए में बैठे हुए थे, यूएसए में बैठे हुए थे, और मैंने मैंने कनेक्शन क्या बनाया, ये कनेक्शन यहां से इधर से हटाते हैं और इधर से जोड़ते हैं कि उन्होंने मेरे थ्रू आप लोगों को कॉस्टिंग पढ़ाई, तो मैंने क्या किया, मैंने मैंने क्या किया, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया बाहर से, आउटसाइड इंडिया से, और उसको अपने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में लगाया। क्यों? क्योंकि मेरा कोचिंग सेंटर था, दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन एक कोचिंग सेंटर का नाम है, तो मैंने इसको अपने बिजनेस के अंदर लगा लिया, बिजनेस के अंदर लगा लिया, तो ये क्या है, बिजनेस इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये क्या हो जाएगा सर, इसके ऊपर इसको हमने सप्लाई माना है और जीएसटी लग जाएगा, तो हम इसको क्या कहते हैं सर, सप्लाई कहते हैं। अच्छा सर, ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो मैं एक पर्सन था, अब मैं दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा दिवाकर, मैं एक पर्सन हूं दिवाकर, और यहां पे एक दूसरे पर्सन है, ठीक है जी, जो कि यूएसए में बैठे हुए हैं, और ये फॉरेक्स से रिलेटेड, फॉरेक्स से रिलेटेड मैंने कोई कोर्स ज्वाइन किया और इनकी क्लासेस ली, सेल्फ, मतलब मैंने ली पर्सनल पर्पस के लिए, मैंने कहा सर मेरे को भी थोड़ा सा फॉरेक्स का ज्ञान दे दो, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं, उन्होंने कहा अच्छा जी पढ़ लो, क्या आप इसको अपने बिजनेस के अंदर लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन आपके बिजनेस का नाम है, मैंने कहा नहीं नहीं सर, दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन इज समथिंग एल्स, वो कुछ और है, ठीक है, वो कुछ और है, मैं तो यहाँ पे आपसे स्टूडेंट बनकर के दिवाकर की तरह से बात कर रहा हूं, और मैं इसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं लेना चाहता, मैं तो केवल अपने फायदे के लिए, आपको पर्सनल पर्पस के लिए आपसे पढ़ना चाहता हूं, तो यहां पे ये क्या सप्लाई है, सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस, सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है बंधु, बात समझ में आ गई। तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज आपने की हो, चाहे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में चाहे पर्सनली, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हमारे पास में, इसको हम जो है अपनी सप्लाई के अंदर लेंगे, सप्लाई के अंदर लेंगे, ठीक, ओके, डन, ये बात समझ में आ गई। अच्छा सर, अब हम जिस चीज का वेट कर रहे थे उसको देखते हैं, ठीक, आ जाओ जी,
सर हमारे पास में एक अमेंडमेंट है, ये मेरे ख्याल में आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और ये आपको आपके नोट्स वगैरह में कहीं दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये आज से पहले नहीं थी। तो अब सुनो जरा ध्यान से, क्या है हमारे पास में। पहले तो इसको हैश टैग लगाना, हैश टैग का मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी आया है ना ताजा ताजा, तो जो चीजें ताजा ताजा होती हैं। अच्छा सर, ये ताजा ताजा किस हेड के अंदर आया है, फॉर ए कंसीडरेशन या फिर नॉट फॉर कंसीडरेशन, मतलब इवन इफ देयर इज नो कंसीडरेशन। तो मैंने बोला क्या सर, कंसीडरेशन, फॉर कंसीडरेशन वाले में, ठीक है, फॉर कंसीडरेशन वाले में आया है। ठीक, तो आपको हेड पता लग गया। हाँ सर, अब देखो, एक होता है हमारा बिजनेस और एक होता है क्या, ज्वाइंट वेंचर। सुना आपने, ज्वाइंट वेंचर होता है कुछ। हाँ सर, हमने पढ़ा भी है, फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर है, पहले फाउंडेशन के अंदर भी था। हाँ सर, तो ज्वाइंट वेंचर के अंदर हमारे पास में एक क्या थी, मान लो कोई इंजीनियर फॉर्म थी, ठीक है जी, इंजीनियर या फिर आर्किटेक्चर फॉर्म थी, चलो ठीक है। और ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है कि फॉर द टाइम बिंग हम लोग जुड़े हुए हैं, जब हमारा ये वेंचर खत्म हो जाएगा, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे सर, अलग अलग हो जाएंगे। हाँ सर, ऐसा ही कुछ मकसद होता है हमारे ज्वाइंट वेंचर के अंदर। तो हमारी ना एक आर्किटेक्चर फर्म थी ज्वाइंट वेंचर, और इसके अंदर है ना पार्टनर्स थे, पार्टनर्स या फिर को वेंचर्स बोलेंगे, पार्टनर्स बोलना गलत है। ये मिस्टर ए, ये मिस्टर बी, ये मिस्टर सी और ये मिस्टर डी, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया सर, इन लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया। तो ये सबका एक एरो यहां चला गया, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ज्वाइंटली। और वो कितना, ₹4 लाख, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन्होंने ज्वाइंट वेंचर के अंदर दिया। अब एक बात बताओ कि क्या सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन जीएसटी के अंदर आना चाहिए? नहीं सर। क्या इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे तो मनी इन्वॉल्व है और मनी को तो हमने लिया ही नहीं है। क्या जीएसटी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस है? नहीं सर, ये सप्लाई भी नहीं है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन सप्लाई भी नहीं है, ठीक है सर। और क्या कोई कंसीडरेशन था यहां पे, कंसीडरेशन था? तो जवाब है सर, कोई कंसीडरेशन नहीं था। हाँ, तो यानी कि अगर आपसे ज्वाइंट वेंचर के अंदर किसी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाए, तो आप कहेंगे सर ये सप्लाई भी नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा, और ये इसके अंदर कोई कंसीडरेशन भी इन रिटर्न नहीं मिली थी। अब इसकी मैं बात कर भी नहीं रहा हूं, इसकी मैं बात कर भी नहीं रहा हूं। मैं तो क्या बात कर रहा हूं, ये हमारे पास जो मिस्टर एक्स थे, ये मिस्टर ए थे ना, मिस्टर ए थे, इन्होंने बनाया एक हाउस प्रॉपर्टी, इन्होंने एक हाउस प्रॉपर्टी बनाई। अच्छा सर, और इन्होंने आर्किटेक्चर सर्विसेज ली, किससे? इन ज्वाइंट वेंचर फॉर्म से, ठीक है जी, सर्विस ली। अब आपको पता लग गया ना कि सर्विसेज किस तरीके की देते हैं सर, आर्किटेक्चर सर्विसेज देते हैं। इन्होंने अपनी एक सेल्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए, सेल्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए सर्विसेज ली, सर्विसेज फॉर सेल्फ हाउस प्रॉपर्टी। यही लिख देता हूं मैं इसको, कि इन्होंने अपना कोई मकान खरीदा और बोला कि अरे भाई, मैं बाहर किसी को पैसा क्यों दूं, मैं तो अपनी फॉर्म से ही सर्विसेज ले लूं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सर, क्या हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माने? क्या हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माने, और अगर माने तो क्यों माने? बोलो सर।
बताएगा कोई मेरे को? कोई आइडिया है? वैसे तो ये चीज नहीं है, लेकिन मुंह खोलने में क्या जाता है, गलत ही बता दो, क्या फर्क पड़ता है? आप लोग सब सुन रहे हैं, आप लोग बता सकते हैं। नहीं होगी सर इसमें, मतलब कंसिडरेशन तो ले नहीं रहा, खुद खुद का ही घर वो कर रहा है, हाँ तो हाँ। शायद नहीं हो, नहीं नहीं होगा सर, ना सर इसमें सप्लाई। चलो सर मैं पर क्यों, तभी से इनडायरेक्टली तो मतलब कंसिडरेशन चला ही गया था ना कुछ। चलो ये मैंने, अगर तुम्हें कंसीडरेशन की दिक्कत है ना, तो मैंने ये बोल दिया कि यहाँ पे कंसीडरेशन, लो कंसीडरेशन भी डाल दिया। अब बताओ सप्लाई है क्या? है सर, फिर तो सप्लाई। क्यों सप्लाई है यहाँ पे? चलो ये भी तुम्हारा आंसर सही है कि सप्लाई है। कोर्ट ने बोला इसको कि इट इज अ सप्लाई, ये सप्लाई है। पर सर कंसिडरेशन ना हो तो भी तो सप्लाई होगा। पर वो सिर्फ कौन- चार ही केस थे ना सर, उससे हटके है ये, तो फिर तो सप्लाई में आएगा ही आएगा। देखो मैं बताता हूं तुम्हारे को, सप्लाई है ये, लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन पता है क्या है? जस्टिफिकेशन ये है कि ज्वाइंट वेंचर एंड मिस्टर ए इज सेपरेट पर्सन, आर सेपरेट पर्सन। ठीक है जी, हमने इनको सेपरेट लीगल एंटिटी माना है कि मिस्टर ए जब अपने बिजनेस, मैंने याद है उस दिन एक बात बोली थी क्लास के अंदर भी, कि जब भी कोई दुकानदार अपनी जेब से कोई खुले पैसे करके देता है किसी बिजनेस के अंदर, अपने सेफ के अंदर, तो वो क्या करता है, 500 का नोट खुला करता है अपनी जेब से निकाल करके, और 400 रुपए उसके अंदर ही डाल देता है जो उसकी सेफ होती है। यानी कि वो पर्सनल पर्पस के लिए वहां से कलेक्ट नहीं करता, और अपने कस्टमर को, बिजनेस के कस्टमर को अपनी पर्सनल जेब से भी अटेंड नहीं करता। तो यहां पे क्या है सर, मिस्टर ए ने भले ही सर्विसेज ली हो, लेकिन एज अ कस्टमर ली हैं। तो अगर ज्वाइंट वेंचर जिसका कि वो बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं तरीके की सर्विसेज अपने किसी मेंबर्स को देते हैं, तो यहां पे सर्विसेज का नाम भी लिख लेना जी, कि ज्वाइंट वेंचर सर्विसेज बाय, अब हम लिख सकते हैं इसको एग्जांपल के बाद में, सर्विसेज बाय, प्रॉपर लिखेंगे इसको, ए ज्वाइंट वेंचर टू इट्स मेंबर फॉर कंसीडरेशन। ठीक है जी, सर्विसेज बाय ज्वाइंट वेंचर टू इट्स मेंबर फॉर कंसीडरेशन। और सर कंसिडरेशन ना होता इज तो अ भी होता। सप्लाई, इवन देन इट इज अ सप्लाई। ओके। ठीक है जी। अच्छा, चलो ये तो बात हो गई सर, हम लोगों ने देख लिया, कर लिया, ओके, डन है। हमने ये देख लिया कि सर कंसीडरेशन हो या ना हो, किन चीजों को हम सप्लाई मानते हैं। अच्छा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि कंसीडरेशन इन्वॉल्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और किन किन चीजों में कंसीडरेशन इन्वॉल्व ना हो तो भी हम उसको सप्लाई मानते हैं। अब ना ध्यान से सुनना, हमारे पास में कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं सप्लाई ऑफ गुड्स वर्सेस सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ना हैश टैग लगा करके मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो पहले तो, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन है। ठीक है जी, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशंस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। क्या मतलब, क्या मतलब सर? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये गुड्स हैं या सर्विसेज हैं। हाँ जी, बिल्कुल, हम ना तय नहीं कर पा रहे थे, हम ना तय नहीं कर पा रहे थे कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है। अच्छा सर, अब देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी है हमारे पास,
ठीक है जी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसके निकालते हैं हम 3 एरो। नंबर 1 में तो हम कहते हैं क्या, सेल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यानी कि अगर मैं सेल कर दिया मैंने, और सेल के अंदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा, इसको हम सेल के अंदर लेंगे, इसको हम सेल के अंदर लेंगे। अच्छा, अब कभी कभी हमारे पास में कुछ हायर परचेज ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं। हाँ जी, ये हायर परचेज ट्रांजेक्शन्स जो हैं, ये सेल के अंदर डालूं, ओ सेल ऑफ गुड्स के अंदर डालूं, या फिर सर्विसेज के अंदर डालूं, बोलो बोलो, बताइए। सर ये लीज नहीं होगा? हाँ जी, लीज। नहीं, लीज का मतलब तो राइट टू यूज होता है ना। अच्छा। हाँ, राइट टू यूज थोड़ी है, एक दिन तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आपके नाम पे हो ही जाएगी। यस। तो मैंने खुद ही जवाब दे दिया। हाँ। तो यहां पे ना एक वर्ड लिख देते हैं और, ठीक है, तो सेल दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप की ट्रांसफर इमीडिएटली हो जाए, या फिर हायर परचेज ट्रांजेक्शन्स के अंदर हो, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे सर सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये रेड पेन से, सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा सर, अच्छा, हम समझ गए। चैट बॉक्स में क्या लिखा है, सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, बाकियों के पास भी हो रही है क्या, ऐसा जानने चाह रही हैं रिया जी। क्रैक हो रही है? हाँ, क्रैक हो रही है ऐसा बोला इन्होंने। हो रही होगी सर। नहीं सर, ठीक है। सबको सही आ रही है मेरी? बेटा अपना जरा 4G 5G 6G या 7G जो भी रिफ्रेश कर ले, कनेक्शन हो, वो रिफ्रेश सारा कर का ले सारे, रिया, मीटिंग लेफ्ट करके ज्वाइन कर ले। हाँ लेफ्ट करके राइट कर दो, ये बढ़िया आपने सिस्टम। पता है एक चुटकुला भी सुना था मैंने इसके ऊपर, कि इंडिया एक ऐसा अकेला देश है जहां पे अगर सिग्नल ना आ रहे हो तो फोन काटने के बाद में सिग्नल ठीक तरीके से आने लग जाते हैं। तो ये पता नहीं कौन सा टोटका है हमारे यहाँ पे, है कह रहे मीटिंग लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लो तो रिवाज है तुम्हारी सर ये। आवाज ठीक हो जाएगी, है मतलब ये भी बढ़िया है यार। ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही होता है और कहीं नहीं होता। और जगह पे तो दो ही चीजें होती है, या तो सिग्नल वीक है और या फिर बढ़िया है ये लेकिन यहाँ पे भी बीच का रास्ता निकल ही आता है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। तो सर क्या है, जहां पे आपको ओनरशिप की ट्रांजेक्शन ट्रांसफर दिखाई दे रही हो, या फिर एचपी ट्रांजेक्शन हो, उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं। ठीक है सर, अगर हमने ट्रांसफर किया है, अगर हमने ट्रांसफर किया है ऑफ राइट, ठीक है, जैसे कि हमने हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, टू यूज गुड्स। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दे दी नहीं, कोई भी चीजें किराए पे दे दी, ठीक है जी, चीजें किराए पे दे दी, हमने कहा जी लैपटॉप है आप किराए पे ले जाओ यार, कोई बात नहीं यूज करके वापस दे देना। तो ये क्या है सर, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस है सर ये। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, एक तीसरी बात और, क्या सर, बिजनेस एसेट्स। ठीक है, पहले लिखो मेरे साथ, बिजनेस एसेट्स जो कि गुड्स हैं, ठीक है, और अगर बिजनेस एसेट्स का परमानेंट ट्रांसफर हो जाए, यहां पे ऐसे लिखेंगे, परमानेंट ट्रांसफर, ठीक है, और टेम्परेरी ट्रांसफर, ठीक है जी, या फिर क्लोजर ऑफ बिजनेस पे ट्रांसफर।
क्लोजर ऑफ बिजनेस हो जाए और फिर ट्रांसफर हो जाए, एसेट्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो हम इसको क्या मानेंगे? कहते हैं सर सुनो, अगर आपने बिजनेस एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया तो ये क्या है सर? सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा सर, अगर आपने टेम्परेरी ट्रांसफर किया, यानी कि अभी आपके पास में इसके अधिकार वापस आ भी सकते हैं, तो ये क्या है सर? सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है जी। और अगर आपने क्लोजर ऑफ बिजनेस के ऊपर एसेट को ट्रांसफर कर दिया है तो ये क्या होगा सर? सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। मेरे ख्याल है इस पे तो एग्जांपल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। सर क्या टेम्परेरी ट्रांसफर सर्विस क्या होगा? टेम्परेरी ट्रांसफर सर्विस इसलिए होगा क्योंकि आपको सिर्फ यूज करने का अधिकार दिया है, मतलब आपको जो ट्रांसफर किया गया ना वो टेम्परेरी किया गया, कि थोड़े टाइम बाद, जैसे हम कहते हैं ना रिवोकेबल और इरिवोकेबल ट्रांसफर होती है दो तरीके की, हाँ हाँ हाँ। आपने डीटी के अंदर पढ़ा होगा। तो ये जो रिवोकेबल, और ये लॉ के अंदर भी पढ़ा होगा, ये रिवोकेबल और इरिवोकेबल ट्रांसफर होती है, रिवोक करके वापस मेरे ही पास आ जाएगी सर एक समय बाद में। तो जब एक समय के लिए आपको ये ट्रांसफर किया गया है तो सर ये तो फिर अधिकार तो मेरा ही है ना बीच में इसके ऊपर, तो ये तो सर्विस है। ओके सर। ठीक है, अच्छा जी, ओके सर। अच्छा, और सुनो, अब ये चीज आपने लिख ली मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर, क्लैरिफिकेशंस हमने लिख लिए। चलो अब सुनो सर, और आगे सुनो, सप्लाई के अंदर और भी कुछ है क्या सर? हाँ, मोटा मोटा और भी है। अगला हम लिखेंगे हैशटैग बना करके, क्या? फॉलोइंग्स आर नीदर सप्लाई नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स ना ही ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये गुड्स की भी सप्लाई नहीं है और सर्विस की भी सप्लाई नहीं है। ठीक है सर, अब मैं ना इसको आप लोगों को लिखवाना नहीं चाहता, बताना चाहता हूं, मतलब आप लोग इसको लिख लो, मुंह जुबानी में बोल रहा हूं। नंबर वन, कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं मानी जाएगी। देखो, वैसे तो क्या होता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जो रिलेशनशिप होते हैं वो सर्विस पे ही होते हैं, है ना? लेकिन सोच करके देखो, अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के अंदर हम सर्विस के होते हुए इसको सर्विस मान लें और इसके ऊपर जीएसटी लगा दें, तो भाई साहब ओए होए होए होए, हाहाकार मच जाएगा, तहलका मच जाएगा। हर एक इंसान जो कि काम कर रहा है बिजनेसमैन के अंडर, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप में, ये तो क्या हो जाएगा सर? ये तो काम खराब हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं, हमने ना इसको ना बाहर कर दिया कि ये, हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस, वैसे तो दिख रहा है हमारे को सर्विसेज दे रहे हैं ये अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन फिर भी हमने इसको जीएसटी के एम्बिट से बाहर करने के लिए हमने क्या बोल दिया इसको, कि नहीं सर नहीं, इसको यहां नहीं लेकर के आना। तो हमने क्या बोला जी? हमने सिंपल सी एक बात बोली कि क्या नाम है, सर्विसेज इन रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट। देखो मैंने मना किया था, फिर भी मैं साथ में ही लिखने लग गया आपके। अच्छा चलो, ये तो बात सही है। अच्छा, सर्विसेज बाय कोर्ट। अब एक बात बताओ, अगर अगर न्याय जो है वो महंगा हो जाए, और जीएसटी लगने से तो न्याय महंगा ही हो जाएगा ना, तो सोचने वाली बात है। हमने इसको क्या कर दिया सर, कोर्ट की जो सर्विसेज थी उसको हमने, और साथ में ट्रिब्यूनल्स की भी, जीएसटी की सप्लाई के, भाई सप्लाई ही नहीं होगी, सर्विस के दायरे में आ रहा है, वो गुड्स भी है, यानी कि ये गुड्स नहीं है सर्विस है, लेकिन सर्विस होते हुए भी हमने इसको सप्लाई नहीं माना। नहीं माना क्यों? क्योंकि हम छोड़ना चाह रहे हैं सर इसको, हम इसको छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर न्यायपालिका महंगी हो जाएगी तो फिर तो
देश में त्राही त्राही हो जाएगी। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे। तो इसलिए हमने इसको हटा दिया। अच्छा जी। सर और हाँ हाँ बोलो। सर्विसेज बाय कोर्ट मतलब ये लॉयर वगैरह का वो ना? ना 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 मुन्ना, ना मुन्ना, बिल्कुल नहीं। कोर्ट के लॉयर नहीं, हाँ। न्यायपालिका की सर्विसेज की बात कर रहा हूं, जज की। अच्छा ओके। हाँ, बाकी जो आप कोर्ट वगैरह के लिए लॉयर वगैरह की बात कर रहे हैं ना, उसको हम हाँ एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट सप्लाई के अंदर, एग्जाम्प्ट सप्लाई के अंदर लेंगे। सर ये मतलब एग्जाम्पशन बढ़ा रहे हो क्या आप? नहीं 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 बाबू, एग्जाम्पशन नहीं सप्लाई। पढ़ा रहा। मैंने कहा ये चीज सप्लाई ही नहीं माने जाती। देखो देखो, सुनो मेरी बात। तुम ना कंफ्यूज हो रहे हो। डोंट गेट कंफ्यूज बेबी, डोंट गेट कंफ्यूज। ऑल्दो इट्स 10:43 PM, लेकिन 10:43 PM से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारा तो अभी दिन चालू हुआ है ना, रात अभी अपनी है। सुनो मेरी बात। ऐसा है बच्चों कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ना दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो होती है सप्लाई, और एक होती है एग्जम्प्ट सप्लाई। ठीक है? जैसे कि मैं ये कहता हूं कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, और एक होता है जी एग्जम्प्ट फ्रॉम फी हो, यानी कि एग्जम्प्ट स्टूडेंट हो, यानी कि फीस नहीं ले रहा तुमसे मैं। तो भैया स्टूडेंट की कैटेगरी में आए तभी तो एग्जामिशन मिली है ना। अगर मैं तुम्हारे को स्टूडेंट की कैटेगरी से ही बाहर कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा कि मैंने तुम्हें स्टूडेंट मानने से ही मना कर दिया, तो एग्जम्प्ट की कैटेगरी में जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से हमने क्या बोला, इन चीजों को मैं सप्लाई ही नहीं मान रहा। देखो वैसे तो हमारे को दिखाई दे रहा है ना कि सर्विस है, ये जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो कंसीडरेशन मिलती है दैट इज फॉर सर्विस। और ये भी दिखाई दे रहा है कि कोर्ट जो है वो आपको न्याय दे रहा है, ये भी सर्विस है। ट्रिब्यूनल्स आपको न्याय दे रही हैं, ये भी सर्विसेज हैं। लेकिन बावजूद इसके हम ना इसको ना जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहते, तो हमने इसको क्या बोला, हमने इसको सप्लाई माना ही नहीं। तो ये जो सप्लाई है ना, इसको हमने सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के दायरे से, यानी कि सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया। सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया। तो एग्जाम्प्ट वगैरह तक तो अभी तक बात पहुंची ही नहीं है। यानी कि हमने कहा कि हम इसको यहीं से ही बाहर कर रहे हैं, पहले गेट से ही बाहर निकाल दो इसको, इसको हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे। बात समझ में आई? अच्छा जी। तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स के बाद में हमारे पास में है सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, पूरा ही लिख देता हूं चलो। आईआरएस सर्विसेज होती हैं, सुनना है तुमने? प्राइम मिनिस्टर की सर्विसेज होती हैं। हाँ सर, ये तो बड़ी जबरदस्त मोदी जी दे रहे हैं आजकल। चीफ मिनिस्टर की सर्विसेज होती हैं। हाँ सर, दिल्ली में केजरीवाल साहब दे रहे हैं। एमपी की सर्विसेज होती हैं। हाँ सर। एमएलए की सर्विसेज होती हैं। हाँ सर। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है जी। और कोई भी पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, ठीक है जी, ऑफ गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी का। ठीक है, उनको हमने क्या बोला, हमने ये बोला सर कि आपको हम क्या कहते हैं, आपकी सर्विसेज को हम सप्लाई की दायरे से बाहर रखेंगे, तो जो आप कंसीडरेशन लेंगे उसके ऊपर कोई जीएसटी इंपोज नहीं होगा। ओके सर। इसके अलावा मॉर्चरी की सर्विसेज, अब देखो इंसान मर ही गया, उसके बाद में उसको मॉर्चरी में रखा जा रहा है, इसके ऊपर जीएसटी लेते हुए क्या अच्छे लगते हैं हम? नहीं सर। तो मॉर्चरी की सर्विसेज को हमने क्या किया सर, सप्लाई से ही बाहर कर दिया। ठीक है। अच्छा सर। और एक बात, सेल ऑफ लैंड, अगर हम जमीन को बेच रहे हैं या फिर बिल्डिंग की कंप्लीशन होने पे बेच रहे हैं, कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग,
तो वो क्या है सर, हमने सप्लाई नहीं माना। अब यहाँ पे है ना, ये जो कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग है ना, ये बड़ा बढ़िया है और इसके बारे में एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ। अब जरा देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सुनो, ये ना हमारे पास में ना लैंड पड़ी हुई थी और मैं था एक बिल्डर। ठीक है जी, मैं था एक बिल्डर। मैंने तुम्हें सपने दिखाए, सपने बेचे मैंने तुम्हें। तुम कौन थे? एक पर्सन थे भोले भाले से, जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। इन्वेस्टमेंट क्या, खरीदना चाहते थे मकान, बिल्डर के बनाए हुए। तो मैंने कहा देखो ये लैंड दिखाई दे रही है? तुमने कहा हाँ। मैंने कहा देखो अपने सपनों का महल देखो यहाँ पे। तुमने कहा हाँ 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 दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है। मैंने कहा देखो देखो देखो, वो रहा तुम्हारा गार्डन जिसमें तुम मिसेस के साथ बैठ करके चाय पी रहे हो। वो रहा तुम्हारा एक सन फेसिंग बेडरूम, और बहुत कुछ ना जाने क्या क्या। तुमने कहा हाँ हाँ सर सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो मैंने ना तुम्हारे से ना, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा देखो ये ना आज से, ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग तुम्हारे को ट्रांसफर कर दी जाएगी आफ्टर 5 years। मतलब 5 साल बाद में ये बना करके तुम्हें दे दूंगा, जो कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। तुमने कहा अच्छा सर। तो क्या कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग के ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने इसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही नहीं माना, सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं माना। ओके सर। लेकिन मैंने कहा एक काम करो, आज मेरे को जरा बुकिंग अमाउंट दे दो, बुकिंग अमाउंट दे दो। क्या ये बुकिंग अमाउंट कंप्लीशन ऑफ सर्विस, कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग से पहले लिया गया है? जी हां, लिया गया है। क्या ये बुकिंग अमाउंट आज लिया गया है? हाँ सर लिया गया है। तो क्या मैं इसको सर्विस के अंदर लूं? हाँ सर लो, बिल्कुल लो। इसको मैं बुकिंग अमाउंट को सर्विस मानता हूं। देयरफॉर जीएसटी जो है शैल बी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल होगा ऑन बुकिंग अमाउंट। बात समझ में आई? ऐसे परेशान करते हैं ये तुम्हारे को। कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग लिखा और तुमने क्या सोचा, अरे सर बुकिंग अमाउंट है, ये तो बाद में जाकर के एडजस्ट हो ही जाएगा। लेकिन भैया बुकिंग अमाउंट अभी लेना आपको एक सर्विस देने के बराबर है। तो अगर आपसे बुकिंग अमाउंट लिया गया है, वो आपकी एक सर्विस है, उसके ऊपर जीएसटी बिल्डर चार्ज कर सकता है, ऐसा बोला गया है। तो ये चीजें जो है, बाकी सबको हमने क्या बोला, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई के दायरे से बाहर कर दो इनको, सप्लाई के दायरे से बाहर कर दो सर इनको। अच्छा अच्छा सर, समझ में आ गया। अब सुनो आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ सर, मजा सा आ रहा है ना? भाई आ रहा हो या ना आ रहा हो, बोलना तो ऐसा पड़ता ही है कि सर हाँ मजा आ रहा है। बिल्कुल, मेरे को तो पढ़ाने में मजा आ रहा है भाई। तो यहाँ पे ना हमारे पास में ना कुछ एक और चीज आती है पिक्चर में। क्या आती है सर? कंपोजिट सप्लाई। ठीक है जी, कंपोजिट सप्लाई। और एक आती है सर हमारे पास पिक्चर में मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है। अब ये क्या होता है सर, ये क्या किस बला का नाम है? ऐसे तो हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई को ना मैं एक नाम दे देता हूं बच्चों, नेचुरली बंडल्ड। आप लोग लिखना मेरे साथ में, नेचुरल बंडल, BUND। अरे चलो जा भाई, LE, नेचुरल बंडल। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सर, आप ना गए, आप ना एरोप्लेन में गए, ठीक है जी, आप हवाई जहाज में सफर कर रहे थे और आपसे टिकट लेगी, टिकट प्लस, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इधर देखो इधर देखो, टिकट लेगी, मैं भी भावनाओं में बह गया। और टिकट में ना आपको क्या दिया गया है? एयर ट्रेवल। ठीक है, और साथ में फूड फैसिलिटी।
अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एयर ट्रेवल 12% और फूड फैसिलिटी के ऊपर 5% जीएसटी है। मतलब आप होटल में खाना खाते हो, ठीक है, होटल में खाना खाते हो और उसके ऊपर जो आपको जीएसटी चार्ज किया जाता है वो क्या है सर, वो आपको 5% से चार्ज किया जाता है, और अगर एयर ट्रेवल आप करते हो तो उस पर 12%। अब सर एक बात बताओ, कभी हम ऐसा कहते हैं, कभी मैंने आज तक मैंने अपनी बीवी को या फिर तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मदर को ये बोला है कि चलो यार एक काम करते हैं, आज बच्चों के साथ ना खाना खाने का मन कर रहा है, क्यों ना दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट पकड़ी जाए और खाना खा करके आए? कहा है ऐसा? नहीं। अरे सर खाना खाना होगा तो सर पास के रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, सर दिल्ली से मुंबई जाते हुए खाना क्यों खाएंगे, तो महंगा पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं बाय एयर और हमें फूड फैसिलिटी दी जा रही है, ठीक है जी, जो एजेंसी है या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जैसे स्पाइस जेट है उसके द्वारा दी जा रही है, ऑब्लाइज करने के लिए दी जा रही है। मेन मोटिव किसका है सर? मेन मोटिव हमारा क्या है सर? एयर ट्रेवल है। हम दिल्ली से महाराष्ट्र जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, और उसके दौरान हमारे को स्पेसिफिकली ऑब्लाइज करते हुए जो है वो खाना दिया गया, फूड फैसिलिटी दी गई है। तो सर डोमिनेटिंग नेचर किसका है? डोमिनेटिंग नेचर किसका है? किस वजह से ये फूड फैसिलिटी मिली थी? सर टिकट थी एयर ट्रेवल की, फूड फैसिलिटी तो नेचुरली बंडल्ड थी, या फिर वॉशरूम की फैसिलिटी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हम कहते हैं सर ये कंपोजिट सप्लाई है, और कंपोजिट सप्लाई में जीएसटी जो होता है वो किस दर से लगता है, वो हम ये कहते हैं कि सर हमारे पास में जो एयर ट्रेवल होगा जिसका डोमिनेटिंग नेचर होगा ना, उसका जो रेट होगा वो रेट अप्लाई हो जाएगा, उसका रेट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर? तो ये था कंपोजिट सप्लाई, नेचुरल बंडल। और मिक्स्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है? मिक्स सप्लाई का मतलब होता है बस जो इसका अपोजिट होता है, नॉन नेचुरल बंडल। यानी कि मिक्स सप्लाई के अंदर क्या हो सकता है? कोई भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आपने वो देखा ना, अपना एक गिफ्ट हैम्पर बना देते हैं हम दिवाली पे, गिफ्ट हैम्पर बना दिया ये हमने, ये बच्चों के लिए, इसमें चॉकलेट भी है, इसमें फ्रूटी भी है, इसमें और कोई अकड़म धकड़म सामान भी है, फ्रूट भी है, और पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी चीजें यहाँ पे जो बच्चे खाते हैं ना, वो सब होता है इस गिफ्ट हैम्पर के अंदर। अब यहाँ पे फ्रूटी का रेट कुछ अलग है, चॉकलेट का रेट कुछ अलग है। तो इसको हम कहते हैं मिक्स सप्लाई, जिसमें ना एक दूसरे से ना कोई लेना देना नहीं होता। और अगर मैं ऊपर वाले ही एग्जांपल को लेकर के चलूँ ना, तो एयर ट्रेवल के अंदर फूड फैसिलिटी आपकी फ्री होती है, वो नेचुरली बंडल होती है। लेकिन जब मैं बात करता हूं ना, जब मैं बात करता हूं किस चीज की? रेलवे की। तो रेलवे में ना आपको सर क्या करना पड़ता है? आपको फूड फैसिलिटी अलग से बुक करवानी पड़ती है। अगर मान लो तुम राजधानी से सफर नहीं कर रहे हो, अब मुझे ये मत कह देना कि सर नहीं सर हमें तो मील फैसिलिटी मिलती थी, हमने तो यहां से वहां का ट्रेवल किया था। अब मैं बात कर रहा हूं कौन सी टिकट की? मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी ट्रेन की जिसमें कि खाना बुक करवाना पड़ता है, खाना बुक करवाना पड़ता है। तो ये मिक्स्ड सप्लाई है। मिक्स सप्लाई क्यों है? क्योंकि सर खाने के पैसे हमने अलग से दिए हैं और एयर टिकट के पैसे हमने अलग से दिए हैं। अब इसके ऊपर क्या हमारी जीएसटी लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी सर। अब इसी को मैं कहता हूं, अब इसी एग्जांपल को ले लेता हूं मैं, क्या? टिकट, टिकट, ठीक है जी, और ये ट्रेन ट्रेवल। अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि कभी कोई किसी को ये थोड़ी ना कहता कि चलो आज खाना खाने का मन है, ट्रेन में घूम करके आते हैं। सर है तो ये भी डोमिनेटिंग नेचर। हाँ डोमिनेटिंग नेचर है, डोमिनेटिंग नेचर है, मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन डोमिनेटिंग नेचर कब चेक करते हैं? जब वो फ्री मिल रहा होता। लेकिन यहाँ पे हमारे को ट्रेन ट्रेवल के लिए अलग से चार्ज किया गया और फूड फैसिलिटी के लिए सेपरेटली चार्ज किया गया।
ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने बोला, मान लो 1 मिनट के लिए कि ट्रेन ट्रेवल के ऊपर 12% है और फूड फैसिलिटी के ऊपर मान लो 5% है। अब सर क्या करें? तो हम कहते हैं, अब इस चीज का ध्यान रखना, हाईएस्ट रेट जिसके भी होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। अच्छा सर, इसका मतलब ऊपर वाले में भी हाईएस्ट और इसमें भी हाईएस्ट? नहीं नालायको, ऊपर वाले में मैंने डोमिनेटिंग नेचर बोला था। अब कोइंसिडेंटली यहाँ पे क्या है, मैंने एक जैसा ही एग्जांपल ले लिया है, तो हम क्या कहते हैं कि हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, कोइंसिडेंटली, क्योंकि दोनों ही टिकट के एग्जांपल है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डोमिनेटिंग नेचर की वजह से ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर, मिक्स सप्लाई के अंदर डोमिनेटिंग नेचर की वजह से हम देखते हैं जिसका डोमिनेटिंग नेचर होता है उसी के रेट एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है सर? ये जो है हमारे पास में सप्लाई है, बस कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता था। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम सिंपल सी एक बात बोल रहे हैं, इतनी सी बात है। बात दरअसल सर इतनी सी है कि कंपोजिट सप्लाई के अंदर हम क्या देखेंगे, जिसका डोमिनेटिंग नेचर होगा उसका रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, और मिक्स्ड सप्लाई में किसका रेट एप्लीकेबल होगा? जो हाईएस्ट चार्ज होगा, क्योंकि इसके अंदर डोमिनेटिंग नेचर है ही नहीं सर, दोनों का सेपरेट बिल लिया जा रहा है हमसे। ठीक है सर ना? मतलब सर्विस में से जिसका डोमिनेटिंग होगा उसका रेट लगेगा ना? हाँ, अगर कंपोजिट सप्लाई है तो। मतलब अगर एयर ट्रैवल का 5% होता और फूड फैसिलिटी का 12, हाँ हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो 5 लग जाता। हाँ, तो 5 लग जाता, हाँ बिल्कुल सही। ओके सर। हाँ, इसको अगर हम सही करना चाहें ना, लो, वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन गलत काम मुझसे करवा रहे हो तो समझाने के लिए, चलो हर चीज जायज है समझाने के लिए, तो कोई बात नहीं। चलो ये मैं ये कह देता हूँ यहाँ पे, एयर ट्रेवल का 5% और मान लेते हैं फूड का 12%। हालांकि ये गलत है, लेकिन रेट कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा सर? डोमिनेटिंग नेचर वाला। ओके। और नीचे वाले के अंदर अगर मैं 12% ट्रेन ट्रेवल का करूं और जो है वो फूड फैसिलिटी का करूं, सेपरेटली चार्ज किया गया, वो भैया जी हमसे आकर के पूछ रहे थे, हाँ जी भाई साहब आपने खाना बुक कराया था ना? मैंने कहा हाँ हाँ हमने बुक कराया था, लो आपकी थाली आ गई। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपके टिकट में अलग से चार्जेस लगे हुए होंगे, ये फ्री नहीं होगी। तो हम डोमिनेटिंग नेचर देखेंगे ही नहीं, हम क्या देखेंगे सर? हाईएस्ट रेट किसका है वो बताओ, और उसके हिसाब से हम पूरे के पूरे अमाउंट को चार्ज कर देंगे, दोनों एक्टिविटीज। ठीक है सर। तो यहाँ पे एक बहुत ही, एक जो कहते हैं ना, एक हमने सप्लाई को आज देखा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में एक ऐसे ही ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है हम लोग चैप्टर्स अपने स्पेसिफिकली स्टार्ट करेंगे सारे के सारे, और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से प्रेजेंट करना भी सीखेंगे। ठीक है जी। तो ओके सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।